हेलो फ्रेंड्स एंड इट्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय लिनक्स एंड एडब्ल्यूएस सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग अभी प्रोजेक्ट 2 में पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट 2 जो है हमारा वो है राउट 53 को टेराफॉर्म के हेल्प से ऑटोमेट करना। तो उसके लिए हम लोगों को एडब्ल्यूएस का पहले तो आर्किटेक्चर समझ के लेना पड़ेगा, उसके बाद राउट 53 सीखना पड़ेगा और उसके बाद टेराफॉर्म भी सीखना थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। टेराफॉर्म एज सच बहुत कुछ हार्ड है, वहाँ पे कुछ बहुत ही ऐसा अलग दुनिया से ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को एडब्ल्यूएस की कॉन्सेप्ट, एडब्ल्यूएस की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेंटोस 9 के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे गिट भी इंस्टॉल किया, वीएस कोड भी इंस्टॉल किया और हम लोगों ने गिटहब के ऊपर एक अकाउंट भी वहाँ पे एक ओपन करके लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने एडब्ल्यूएस के ऊपर भी एक अकाउंट वहाँ पे ओपन करके लिया है। तो आज की इस वीडियो में पहले तो हम लोग एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्चर का ओवरव्यू कर लेंगे, यानी कि एडब्ल्यूएस बना कैसे है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज कहाँ से कहाँ तक विजिबिलिटी रखती है। तो प्रोजेक्ट 2 की जो वीडियो जो है वो थोड़ी बहुत लंबी भी बन सकते हैं। पहले तो हम लोग एडब्ल्यूएस का ओवरव्यू कर लेंगे, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज, एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्चर, उसका एक थोड़ा बहुत यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे हम लोग एडब्ल्यूएस का ओवरव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम लोग राउट 53 में एंटर हो जाएंगे। जैसे ही राउट 53 में हम लोग एंटर हो जाएंगे तब उसमें हम लोग आज एक सिंपल सी वेबसाइट होस्ट करके वहाँ पे देख लेंगे। उसके लिए आपके पास एक डोमेन रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डोमेन यू कांट डू द थिंग्स। सो आप एक गोडैडी में या नेम चिप में या होस्टिंगर में आप कहीं पर भी एक डोमेन अपना रजिस्टर करके रखिए, जो सेम डोमेन हम लोग अभी राउट 53 में भी यूज़ कर सके। सो मेरे पास गोडैडी में एक डोमेन रजिस्टर्ड है जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे AWS का और ओवरव्यू यहाँ पे देख लेंगे। तो AWS जो है वो कैसे कैसे बना है। AWS एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। AWS एक बहुत ही बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, इंफ्रा सर्विस, उसकी जो हार्डवेयर की सर्विस है उसको वो प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसके डेटा सेंटर्स है जो उसने अलग अलग लोकेशन, जियोग्राफिकली अलग अलग लोकेशन में उसने दिखाए हैं या दे दिए हैं। तो अभी ये बना AWS। अभी हम लोगों को अगर AWS में काम करना है तो हम लोगों को क्या लगेगा, उसमें एक अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक अकाउंट बन गया, यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनेगा। अभी हर एक अकाउंट में जितने भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो सेम अकाउंट में हम लोगों को डिफरेंट रीजन्स वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि अब इस अकाउंट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट रीजन्स है। ये यानी कि ये समझिए, ये है हमारा मुंबई रीजन, ये है नॉर्थ वर्जीनिया, ये है आयरलैंड वाला, और ऐसे बहुत सारे वहाँ पे रीजन्स वहाँ पे हम लोगों को क्या होते हैं वो दिखते हैं, ठीक है। अभी AWS के पास हमारा अकेले का ही अकाउंट है क्या? नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे अकाउंट्स है। अभी अगर हम लोगों का एक अकाउंट है और वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का अकाउंट है तो हम लोगों के अकाउंट में भी और अकाउंट्स रहेंगे। तो इस हमारे लिए उसने क्या कर दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की अकाउंट हैंडल करने की एक सर्विस भी उसने वहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है, ठीक है। तो हम लोग उसमें बाद में जाएंगे, अभी तो आर्किटेक्चर देख लेंगे। ये है अब हमारा AWS के अंदर ये है हमारा अकाउंट और इसके अंदर है हमारे ये डिफरेंट रीजन्स। अभी एक रीजन में AWS क्या करता है, मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन्स को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। एक रीजन के अंदर वो मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन्स वो प्रोवाइड करके देता है। 1, 2 और ये
मिनिमम वो 3 अवेलेबिलिटी जोन्स वहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, अब ये अवेलेबिलिटी जोन क्या है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी ये एक है, ये 3 जो है वो 3 है AWS के डेटा सेंटर। ये क्या है, ये AWS का एक डेटा सेंटर। ठीक है, ये AWS का एक डेटा सेंटर, और ये तीनों भी डेटा सेंटर्स अभी तक AWS ने लेटेंसी मेंटेन करने के लिए, यानी कि जब ये तीनों भी डेटा सेंटर से डेटा एक दूसरे के अंदर जाएगा तो वो लेटेंसी मेंटेन करने के लिए, कम से कम लेटेंसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिस्पांस टाइम हो, तो उसे मेंटेन करने के लिए AWS ने तीनों भी डेटा सेंटर्स के बीच में मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी तक उसने मेंटेन करके रखा है। समझिए कि ये मुंबई का रीजन है, और मुंबई में जहाँ पे उसके डेटा सेंटर जो लगे हैं, एक है ऐरोली में, दूसरा दादर साइड या कहीं और ये शायद कहीं और है, यानी कि एक तो ऐरोली में है, इतना मुझे पता है। तो तीनों भी डेटा सेंटर के बीच में 100 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। और ये तीनों भी डेटा सेंटर्स जो है, वो तीनों डेटा सेंटर एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ये तीनों डेटा सेंटर जो है वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है, यानी कि उसने वर्चुअली ये तीनों भी डेटा सेंटर को कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे उसकी हार्ड लाइन भी रहेगी, या वहाँ पे उसने कुछ तो भी उसकी कनेक्टिविटी बना के रखी है। तो उसी कनेक्टिविटी के ही आधार पे वो जो अवेलेबिलिटी जोन जो बोलते हैं, एजेड जो बोलते हैं वो लोग, एजेड जो बोलते हैं, दिस इज एजेड, ये भी एजेड है, और ये भी अवेलेबिलिटी जोन है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेटा कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कस्टमर्स उसके जो क्लाइंट है, यानी कि हम लोग जो है, हम लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी कभी हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि AWS के अंदर कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है, उसके डेटा सेंटर्स जो है, उसकी रेंज जो है वो बहुत बढ़िया है। उसके वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि यार उसका हार्डवेयर फेल हो गया। अल्टीमेटली क्लाउड भी क्या है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, क्लाउड भी कहीं तो भी जाके डेटा एक हार्डवेयर के ऊपर ही जा रहा है, बस हम लोगों के प्रीमाइसिस में वो हार्डवेयर नहीं है। हम लोग AWS का हार्डवेयर यहाँ पे रेंट पे यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हार्डवेयर ही है। तो ये जो हमारा जो डेटा जो जा रहा है, ये जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वो बस एक नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है, और हम लोग उसका रिमोट एक्सेस ले रहे हैं। जैसे हम लोग VMware में एक मशीन लॉन्च करते थे और उसके बाद हम लोग उसका रिमोट ले लेते थे, तो सेम वही ही है। बस यहाँ पे क्या है, VMware हमारे लैपटॉप में था, अभी हमारे लैपटॉप से निकाल के AWS वाले ने क्या कर दिया है, उसके डेटा सेंटर में लगा दिया है, और बोला है कि आप लैपटॉप खरीदे मत करो, ये हार्डवेयर खरीदे मत करो, सर्वर खरीदे मत करो, लोड बैलेंसर खरीदे मत करो, आप कुछ भी खरीदे मत करो, आप सिर्फ मेरा यूज़ कर दो और मुझे उसका रेंट पे करते रहो। सो उसके लिए उसने अवेलेबिलिटी जो है सर्विसेज की, जो मैक्स टू मैक्स जो 99.99% वो जो उन्होंने मेंटेन करके रखा है, तो वो इस हिसाब से है। अब ये तीनों डेटा सेंटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने से, ये क्या हो गया, हमारा एक डिफ़ॉल्ट VPC बन गया। ये क्या हुआ हमारा, अभी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट VPC यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये है हमारा डिफ़ॉल्ट VPC। तो ये जो पूरा जो है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ये ऊपर एक लिख लेता हूँ मैं। ये है मेरा अकाउंट, और इस अकाउंट्स के अंदर ये देखिए, तो मैं
No. So I just go to backward. Okay. Now come to front. Yes, ये यहाँ पे आ गए. इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लेता हूँ. सो हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ. ठीक है. तो ये AWS का अपना एक पूरा बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम लोगों ने अपना एक अकाउंट वहाँ पे ओपन करके लिया है. तो हमारे अकाउंट में बहुत सारे रीजन्स वहाँ पे रहेंगे. तो हर एक रीजन में मिनिमम 3 डेटा सेंटर यानी कि 3 एजेट्स अवेलेबिलिटी जोन्स वो मेंटेन करके रखता है. तो तीनों भी अवेलेबिलिटी जोन या तीनों डेटा सेंटर के अंदर उसने एक कनेक्टिविटी बना के रखी है. सो ड्यू टू दैट connectivity AWS is able to provide the 100% uptime. ओके. सो जो ये कनेक्टिविटी की वजह से एक डिफ़ॉल्ट VPC वहाँ पे हम लोगों को हर एक अकाउंट में हर एक रीजन में हम लोगों को एक डिफ़ॉल्ट VPC मिलता है. सो अभी ये हुआ डिफ़ॉल्ट जो AWS की कनेक्टिविटी के वजह से वहाँ पे जनरेट हुआ है. तो हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो ऐसे ही हम लोगों को VPCs और भी बना सकते हैं. हमारे जो प्राइवेट क्लाउड जो हम लोग जो बोल रहे हैं तो हम लोग भी हमारा भी वहाँ पे एक VPC 2 VPC 3 VPC हम लोग भी हमारे वहाँ पे VPCs बना सकते हैं. उसकी एक सर्टेन रेंज है तो वो गूगल पे भी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी. तो दिस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वजह से होने वाला VPC है. और ये अलग अलग जो हम लोगों की इच्छा के अनुसार हम लोग की ज़रूरत के अनुसार हम लोग उस वहाँ पे जनरेट या क्रिएट करके लेते हैं. तो हर एक एजेड में अभी सीन यहाँ पे पहुँच गया है. अभी हम लोग कहाँ पे एजेड के अंदर जाने वाले हैं यानी कि डेटा सेंटर के अंदर. अभी इसके लिए भी कुछ तो भी उसने नेटवर्क डिफाइन करके रखा होगा. इसके लिए भी कुछ तो भी एक नेटवर्क डिफाइन करके रखा होगा और इसके लिए भी कुछ तो एक उसने नेटवर्क डिफाइन करके रखा होगा. सो उस नेटवर्क को हम लोगों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो प्राइवेट IPs की जो रेंज जो प्रोवाइड की जाती है AWS की ओर से तो वो /16 की हम लोगों को मिल जाती है. सो जो CIDR/16 है वो भी बहुत बड़ा नेटवर्क है. तो उस नेटवर्क को हम लोग और थोड़ा सा कम करके हमारे ज़रूरत के हिसाब से /24 ले सकते हैं, /28 ले सकते हैं, /22 ले सकते हैं. बट हम लोग /15 नहीं ले सकते, /14 नहीं ले सकते, हम लोग /10 नहीं ले सकते. क्योंकि AWS ने जो रेंज जो डिफाइन जो करके रखी है वो है /16 के बाद यू कैन एबल टू यूज़ द सबनेट्स. तो AZ के अंदर यानी कि इसके अंदर अभी सबनेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी. तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करके ले लेता हूँ. तो ये बन गया हमारा एक सबनेट. ठीक है. तो ऐसे ही अभी ये पूरा ही वर्चुअली हम लोग वर्चुअल VPC के अंदर अभी ये सबनेट इस डेटा सेंटर में बने कहीं और बने हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे कि वो एक्चुअल में बन कहाँ रहा है. ठीक है. तो ऐसे सबनेट हम लोग उसके अंदर बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं. उसकी भी एक डिफाइंड रेंज है. सो अभी इस सबनेट के अंदर अभी हमारी मशीन कौन से डेटा सेंटर में लॉन्च हो रही है हम लोगों को उतना पता नहीं चलता है. ठीक है. हम लोग बस वहाँ पे एक सबनेट क्रिएट कर लेते हैं. बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो हमारी जो मशीन जो बनाई है इस रीजन में डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर या हम लोगों ने जो डिफाइन करके जो VPC लगा के रखा है तो उसके अभी हर एक डेटा सेंटर में 1A 1B 1C यानी कि तीनों भी डेटा सेंटर्स की उसने वहाँ पे हम लोगों को आइडिया देके रखी है. लेकिन हमारा सबनेट कहाँ पे बन रहा है वो हम लोग भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एज सच. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसको उसके ऊपर भी आने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे तीनों के यहाँ पे भी ऐसे सबनेट यहाँ पे बनने वाले हैं. तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार. सो ठीक है. तो यहाँ पे उस जो VPC का जो है VPC के अंदर अब सबनेट बनने वाला है. तो अब इस सबनेट के अंदर अभी इस सबनेट के अंदर हम लोगों की मशीन बनेगी. इस सबनेट के अंदर यहाँ पे हमारी एक मशीन बनेगी. ठीक है. ऐसी बहुत सारी मशीन्स जो हम लोगों ने CIDR जो डिफाइन किया है
256 या जो भी आईपीज हम लोगों को वहाँ पे मिलने वाला है CIDR के हिसाब से, उतनी मशीन हम लोग पर्टिकुलर उस सबनेट के अंदर बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे /24 नेटवर्क यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग वी आर एबल टू गेट द 256 आईपीज फॉर द होस्ट। सो हम लोग 256 यहाँ पे होस्ट बना सकते हैं, उनको आईपी मिल जाएगा। सो प्राइवेट आईपी मिल जाएगा। चलो मैं एक वर्चुअल मशीन ले लेता हूँ। वर्चुअल मशीन, ये देखिए, ये है मेरी अभी वर्चुअल मशीन की है। तो यहाँ पे एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन गई, ठीक है। अभी इस मशीन को आईपी मिलने वाला है। इस मशीन को क्या मिलेगा? अभी एक आईपी मिलेगा। ये आर्किटेक्चर समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिवाय चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो इसको यहाँ पे एक आईपी मिलेगा, यहाँ पे एक आईपी मिलेगा, क्योंकि अभी ये सबनेट के अंदर है, तो इसको यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी तुरंत मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम लोगों ने वहाँ पे पब्लिक आईपी इनेबल करके लिया है एट द टाइम ऑफ लॉन्च, तो इसको पब्लिक आईपी भी असाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट आईपी ज़रूर मिलना ही है इस मशीन को। तो उसकी वजह से ही हम लोगों को AWS में 2 आईपी हम लोगों को दिखते हैं कि भाई ये रहा इसका प्राइवेट आईपी और ये रहा उसका पब्लिक आईपी, अगर हम लोगों ने वहाँ पे इनेबल करके रखा है तो ये मशीन बन गई। अभी इस मशीन के अंदर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं, जैसे कि T2 माइक्रो है, मैक्रो है, X2 है, X6 है। तो उस हिसाब से हम लोगों को उसके टाइप्स, यानी इंस्टेंस का टाइप, मशीन का टाइप, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना है। भाई तुझे 8 GB लगेगी, 16 GB लगेगी, 64 GB लगेगी, बता तुझको कितनी रैम चाहिए, उस हिसाब से पैसे भी AWS वसूल लेता है। तो हम लोगों को जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से हम लोग वहाँ पे एक मशीन बना के लेते हैं। तो उस मशीन के ऊपर, अभी इस मशीन के ऊपर AWS की कौन सी सर्विस इन्वॉल्व रहेगी? तो इस मशीन के यहाँ पे AWS की एक जो ऑन बोर्ड जो मेमोरी जो रहती है, ऑन बोर्ड जो स्टोरेज जो रहते हैं, तो ऑन बोर्ड स्टोरेज जो रहेगा यहाँ पे उसकी EBS, ये क्या रहेगा? इसका EBS रहेगा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वो उसको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो इस मशीन के अंदर, अभी इस मशीन के अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं। तो इसी मशीन के अंदर, तो इस मशीन के अंदर ये जो लोकेशन जो है var www.html अपेचे के केस में, तो वहाँ पे हम लोगों का index.html या हमारी जो वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज, हम लोगों के जो भी फोल्डर्स वहाँ पे बने हैं, तो वो इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से ही वो रिक्वेस्ट सर्व होके आगे जाएगी। अभी इस मशीन के बाद डेटाबेसेस कहाँ पे कनेक्ट होंगे, वेब सर्वर्स कैसे रहेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी सिंपल वेब होस्टिंग में, क्योंकि हम लोग अभी राउट 53 के अंदर जाने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग एक सिंपल वेब होस्टिंग वहाँ पे करके देखने वाले हैं। तो इस तरीके से AWS का एक वर्कफ्लो है। अभी बाद में जो सर्विसेज अभी इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, जैसे कि RDS है, अभी इसके बाद और एक कनेक्टिविटी बनेगी डेटाबेस के लिए। तो उसी हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो AWS का आर्किटेक्चर जो है, उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने स्केच करके या ड्रॉ करके या क्रिएट करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स माई AWS कंसोल और उसके बाद हम लोग राउट 53 में एक सिंपल सी वेबसाइट होस्ट करके भी देखेंगे। मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने मेरी प्रोजेक्ट 1 की अगर वीडियोस नहीं देखी है तो आपको देखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको लास्ट के 2-3 जो पार्ट्स जो है वो तो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपको DNS समझ में आ गया तो राउट 53 उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो देख लो, क्योंकि इसमें जो है राउट 53 के अंदर ही पूरा ही DNS ही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स माई AWS कंसोल।
तो साइन इन के वक्त अगर आपको भी ऐसी ही स्क्रीन आ रही है, ऐसे ही आपको यूज़र इंटरफेस आ रहा है जहाँ पे आई एम यूज़र बता रहा है, तो हम ये भी सर्विस हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग रूट यूज़र से ही इसको लॉगिन करके यहाँ पे ले लेंगे इस अकाउंट को। तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, तो मैं एक फटाफट इसको लॉगिन करके ले लेता हूँ। तो लॉगिन करके मैं अभी अपने अकाउंट के अंदर आ गया। तो इस लेफ्ट साइड राइट साइड में हम लोगों को डिफरेंट यहाँ पे उसके AWS के जो है वो रीजन्स अभी यहाँ पे दिखेंगे। नॉर्थ वर्जीनिया है, ओहियो है, कैलिफोर्निया है, मुंबई है, ओसाका है, सिंगापुर है, सिडनी, टोक्यो। सो दीज आर द रीजन्स। जैसे मैं अकाउंट के अंदर आ गया तो मुझे उसने रीजन्स के अंदर लेके वो चला गया। ठीक है, अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया इस रीजन के अंदर चला जाता हूँ। तो इसको मैं अभी एक वेबसाइट पे हम लोग AWS रीजन्स, उसकी एक रीजन्स इंफॉर्मेशन, सो दिस इज हाउ, ये देखिए ये पूरा ही उसका जो है अभी नॉर्थ अमेरिका ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। यस, सो इंडिया में अभी उसके हैदराबाद में है और मुंबई में है। ठीक है, अभी हर एक रीजन में, हैदराबाद रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स 3 है। ठीक है, और मुंबई रीजन में भी कितने हैं? 3 अवेलेबिलिटी जोन है। बस एक जो है अपना मिनिमम 3 है। ठीक है, जो उनका जो बेस लोकेशन जो है वो है उनका नॉर्थ वर्जीनिया, जहाँ पे उन लोगों ने यहीं पे है। तो नॉर्थ वर्जीनिया में उनके जो एबिलिटी जोन्स जो है वो 6 जोन्स वहाँ पे हैं। ठीक है, तो बाकी के जो रीजन्स है वहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी जोन्स 3 है, और लोकल जोन्स वगैरह भी इतना डीप में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। और ये जो रेड वाले जो है अभी वो रेड वाला जो है अभी ये वाला जर्मनी, जो रेड वाले जो है वो अभी कमिंग सून है, यानी कि वो भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द AWS का ये पूरा ही ओवरव्यू यहाँ पे है। तो हर एक रीजन में उसके 3 अवेलेबिलिटी जोन है। बस एक जो है यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया, उसी में अभी पहले 6 थे, अभी पहले 6, अभी भी 6 ही है। तो अभी उसमें 6 उसने अवेलेबिलिटी जोन्स वहाँ पे दे दी है। तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं? नॉर्थ वर्जीनिया में है। और नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में हम लोगों को थोड़े से चार्जेस भी उसके कैसे थोड़े से कम है वहाँ पे। सो ये तो हुई हमारी रीजन्स की बात। तो अभी हम थोड़ा सा AWS का जो यूज़र इंटरफेस है और उसकी जो सर्विसेज है उसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। अभी जैसे ही मैं इस आइकॉन को प्रेस करता हूँ तो मैं कहाँ पे जाता हूँ? इसके होम पेज के ऊपर मैं रिटर्न आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सर्विसेज है, ये डिफरेंट सर्विसेज है इसकी। और जो रिसेंटली हम लोगों ने जो विजिट की हुई रहती है, तो रिसेंटली विजिटेड में यहाँ पे वो बता देगा। ठीक है, इसके बाद जो सर्विस हमें सर्च करनी है, हम लोगों को वहाँ यहाँ पे उसको सर्च करनी है। तो अभी हम जाते हैं हमारे राउट 53 के अंदर। तो जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया राउट 53 को, तो ये मुझे लेके चला गया राउट 53 के सर्विस के अंदर। अभी विद इन द राउट 50 ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? जोनिंग प्रोवाइड कर रहा है और बाकी की ये इतनी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ट्रैफिक पॉलिसी है, पॉलिसी रिकॉर्ड्स है, रिक्वेस्ट है, VPC, इनबाउंड एंड पॉइंट्स, आउटबाउंड एंड पॉइंट्स, रूल्स है। तो फर्स्ट ये इसकी राउट 53 के अंदर इतनी सारी सर्विसेज इन्वॉल्व रहेंगी। अभी फिर से एक बार मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैं EC2 के अंदर चला जाता हूँ। तो विद इन द EC2 ये इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इंस्टेंस की टाइप क्या रहने वाला है? लॉन्च टेम्पलेट से भी इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं, सेविंग्स प्लान, ये वो, उसकी कौन सी ISO रहने वाली है उसका कैटलॉग भी प्रोवाइड करेगा, वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा, EBS का सिक्योरिटी ग्रुप, और बाद में इलास्टिक IP मीन्स हमारा जो पब्लिक IP हम लोग जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसको, जो हमारा हर अकाउंट में एक पब्लिक IP AWS वाला फ्री में मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, दिस IP और इसका जो जब हम लोग इनेबल पब्लिक IP कर लेंगे तो उसका
डिफरेंट रहता है जो DHCP के यहाँ से मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इसी से ही क्रिएट करके उसको लगा देंगे, एसोसिएट कर लेंगे, तो ये चेंज नहीं होगा। मशीन जब जितनी बार भी रिबूट हो जाए तो उस मशीन का ये IP इलास्टिक IP फिक्स रहेगा, ठीक है। हम लोग उसको बाद में भी देखेंगे। विद इन दिस वन इट इज़ प्रोवाइडिंग द लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे ये इन्होंने लिखा है उसी तरीके से ही ये सब कुछ चीज़ें बनने वाली है। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय डैशबोर्ड, AWS का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैं राउट 53 के अंदर अभी चला जाता हूँ। राउट 53 में हम लोगों को एक क्रिएट होस्टेड जोन, हम लोगों को एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने DNS की सीरीज़ में जोन्स क्रिएट किए थे, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोगों को एक डोमेन की बहुत यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरा जो डोमेन है वो मेरा डोमेन GoDaddy में वहाँ पे है, तो मैं वो भी यहाँ पे अकाउंट ओपन करके ले लेता हूँ। सो ये मेरा GoDaddy का अकाउंट है, बट दिस अकाउंट इज़ होल्ड बाय माय वाइफ। सो यहाँ पे एक डोमेन है मेरा bhate4765.info। तो इसी को ही मैं अभी थोड़ा सा यूज़ करके ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उसको क्लिक कर दिया तो मुझे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे डोमेन, वेबसाइट, ईमेल, जो भी उसके जो रिकॉर्ड्स जो बनने वाले हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं इसको डोमेन में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैनेज DNS बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट का अगर ऑप्शन बना लेता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्री में या एक वेबसाइट भी यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वेबसाइट इनके यहाँ पे नहीं करनी है, मुझे मेरी खुद की AWS के यहाँ पे उसके इंस्टेंस के वहाँ पे मुझे करनी है। तो मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा, मैनेज DNS में चला गया और यहाँ पे अभी मुझे कुछ सेटिंग्स इसकी करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं इसका डोमेन नेम यहाँ से कॉपी करके हमारे यहाँ पे ले लेता हूँ। तो क्रिएट होस्टेड जोन, यहाँ पे डोमेन नेम के यहाँ पे मैंने उसको पुट कर दिया। डोमेन नेम पब्लिक ही रहेगा, पब्लिक होस्टेड जोन रहेगा। पब्लिक यानी कि लोग बाहर से आपके वेबसाइट को, आपके डोमेन को एक्सेस कर सके। सो क्रिएट होस्टेड जोन, और मेरा यहाँ पे जोन क्रिएट हो गया। तो लिनक्स में ये चीज़ करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी कमांड यूज़ करनी पड़ती है, तो यहाँ पे फटाफट हो जाता है। तो ये इसके कुछ नेम सर्वर्स है। ये नेम सर्वर्स क्या करेंगे, ये AWS के नेम सर्वर्स क्या करेंगे, ये हमारे रिकॉर्ड्स इस इस डोमेन नेम का रिकॉर्ड जो है, ये इसके रिकॉर्ड इन नेम सर्वर्स के अंदर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ तो वो रिकॉर्ड इन नेम सर्वर्स के अंदर चला जाएगा। ओके, तो अभी तो हम लोग रिकॉर्ड तुरंत नहीं बनाने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेम सर्वर्स हैं हम लोग इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके ले लेंगे। ठीक है, मैं एज इट इज़ ले रहा हूँ। कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है नेम सर्वर्स। तो इसको चेंज करेंगे जो भी है यहाँ पे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया उसको, यहाँ पे भी मैं एक ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी ले लेता हूँ मैं ऐड, और आखिरी वाला जो है उसको भी मैं यहाँ पे ले लूँगा। एज इट इज़ लिया है मैंने। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा सेव करके देखेंगे सेव होता है या नहीं भी। सेव, उफ, ये तो सेव नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी है। वो गलती है ये जो आखिरी वाला जो डॉट है इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये देखो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। अभी मैं सेव करके देखता हूँ। सेव, ये तो सेव हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ये क्या बोल रहा है, बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू कंसेंट टू अपडेटिंग द नेम सर्वर फॉर द सिलेक्टेड डोमेन और डोमेन्स, चेंजिंग द नेम सर्वर इज रिस्की। ठीक है भाई, हम लोग कुछ इतने भी अंबानी नहीं है, तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो एंड कुड पेन पोटेंशियली लीड टू योर वेबसाइट
डिसअपेयरिंग फ्रॉम द पब्लिक व्यू। ठीक है, कुछ कुछ इतने नहीं है मेरे वेबसाइट पे आने वाले या कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, तो मैं बस ऐसे ही इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज भी इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मेरे ये सभी जो नेम सर्वर जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। बस अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, ये रहा हमारा ए रिकॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड ए है, यहाँ पे सी नेम है, यहाँ पे एम एक्स है, यहाँ पे टी एक्स टी है, यहाँ पे पी टी आर है, यहाँ पे एस आर वी है, यहाँ पे जितने भी डी एन एस में है उतने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे है। तो इसमें का हम लोग ए रिकॉर्ड यानी कि हम लोग अभी सिंपल एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करके देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक आईपी की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम लोग हमारी जो वेबसाइट जो है, जिस मशीन के ऊपर हम लोग उसको होस्ट करने वाले हैं, तो उसका पब्लिक आईपी हम लोगों को यहाँ पे लगेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक मशीन बनानी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे चला जाता हूँ EC2 के अंदर। तो मैं चला आया हूँ EC2 के अंदर। तो EC2 के अंदर की ये बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे है, जिसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। सो मैं चला गया लॉन्च टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ पे मैं मेरा सर्वर का नाम रख देता हूँ वेब सर्वर 1, और मैं अमेज़ॉन का ही ले लूँगा, लिनक्स अमेज़ॉन का। ये EC2 का टाइप है, EC2 माइक्रो। यहाँ पे बता देगा वो। एक वर्चुअल CPU मिलेगा, 1 GB की रैम मिलेगी, और की पेयर हम लोग यहाँ पे की पेयर यहाँ पे बना के ले लेंगे। तो की पेयर के लिए मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट 2 वेब सर्वर। तो ये यहाँ पे मेरी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम लोगों को एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना ज़रूरी है, कि हम लोगों ने बना दी प्रोजेक्ट 2 वेब सर्वर नाम की, और यहाँ पे अलाउ SSH, अलाउ HTTP और ये भी। तो ये यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना के हम लोगों को दे देगा, ठीक है। तो नीचे जैसे मैं आ जाता हूँ, तो एडवांस डिटेल्स में हम लोगों को जो यूज़फुल जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग हमारे एक स्क्रिप्ट यहाँ पे रख सकते हैं, वो हम लोग बाद में भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र डेटा जो बनेगा, यहाँ पे ये वाला, ये जो यूज़र डेटा जो रहेगा, वो यूज़र डेटा हमारा जब मशीन बनेगी तब इसमें जो भी स्क्रिप्ट रहेगी वो मशीन के साथ ही इनबिल्ट हो जाएगी। तो एज सच हम लोग इसमें अभी कुछ भी नहीं करने वाले। तो मैं डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मेरी मशीन यहाँ पे तैयार हो रही है। तो मेरी मशीन बन गई है। तो एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है मेरी ये, और उसका ये है पब्लिक आईपी, ठीक है। तो इस पब्लिक आईपी से हम लोग, ये पब्लिक आईपी है और ये प्राइवेट आईपी है। तो इस पब्लिक आईपी से हम लोग उस मशीन को एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो है हमारा EC2 यूज़र, ये वाला यूज़र नेम है। तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरी मशीन आ गई। तो इसको मैं पहले रूट यूज़र कर लेता हूँ, sudo सुपर यूज़र, और ये मैं रूट यूज़र में पहुँच गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वहाँ एक HTTPD का पैकेज इस मशीन के अंदर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है yum install httpd-y। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी जो HTTPD जो सर्विस है, हम लोग उसको यहाँ पे इंस्टॉल करके ले रहे हैं। तो वो भी कंप्लीट हो गई। तो क्लियर कर लेता हूँ इसको। अभी मैं जहाँ पे मेरी वेबसाइट जाने वाले हैं, जिस फोल्डर के अंदर cd var www और html,
यहाँ पे मैं आ गया। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करके ले लेता हूँ, vi index.html। तो इस फाइल के अंदर मैं कुछ अभी लिखूँगा। तो आ गया मैं उस फाइल के अंदर, इंसर्ट एंड दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, बस इतना ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी मुझे HTTPD सर्विस को स्टार्ट और इनेबल भी करना है। सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। तो मेरे HTTPD जी की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो गई। अभी मैं इसको इनेबल भी यहाँ पे करके ले लेता हूँ, इनेबल, और वो इनेबल भी हो चुकी है। तो अभी इस मशीन का जो IP जो है, इस मशीन का ये जो पब्लिक IP जो है वो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपने राउट 53 में हम लोगों ने जो जोन बनाया है उस जोन के अंदर हम लोगों को उसका A रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर माई नेम सर्वर्स। अभी यहाँ पे जो भी मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा वो मेरे उस नेम सर्वर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने उसका IP दे दिया एंड दिस इज द सिंपल, यहाँ पे A रिकॉर्ड मेंशन है। ये रिकॉर्ड का टाइप क्या है, A रिकॉर्ड है, और इसको मैं क्रिएट करके ले लेता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये पेंडिंग है स्टेटस, थोड़ी देर में ये स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। सो अभी हम लोग उसको IP के यहाँ से एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है, देखिए दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। और एक बार हम लोग इसी फाइल के अंदर एक बार और फिर से चेंजेस करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आ गया, और इंसर्ट मोड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। ओके, तो इसको मैंने सेव करके क्विट कर दिया। और फिर से एक बार मैं मेरी जो HTTPD जो सर्विस जो है उसको मैं यहाँ से एक बार रिस्टार्ट करके ले लेता हूँ, रिस्टार्ट। तो जैसे ही सर्विस रिस्टार्ट हो गई मैं इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो हम लोगों ने जो अभी जो लाइन ऐड की है, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पज, ये यहाँ पे मिल गई है। हम लोग एक पूरी ही वेबसाइट यहाँ पे भी लॉन्च करके देखेंगे। तो एक फुल फ्लेज वेबसाइट लॉन्च करने के लिए मैं फिर से एक बार मेरे EC2 का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ पे और एक बार इंस्टेंस लॉन्च कर दूंगा, और ये रहेगा मेरा वेब सर्वर 2 इसका नाम दे देता हूँ। अभी मेरी जो की जो है वो है मेरे CentOS के अंदर, यानी कि इसके अंदर वो की पड़ी है। तो उसको मैं एज सच यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं एक नई की यहाँ पे बना के ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नई एक की बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट 2 लैपटॉप की। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में रहेगी, और इस मशीन को हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोबाइल एक्सटेम से एक्सेस करके देखेंगे। सेम है, मैंने यहाँ पे HTTPS और HTTP ये दोनों भी सर्विसेज यहाँ पे क्या कर दी है, इनेबल करके ले लिया है। लेकिन मेरे पास एक ग्रुप रहेगा यहाँ पे, तो जो फर्स्ट वाली मशीन जो थी उसके लिए हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो सेम ही है, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे वही है यूज़र डेटा, तो इसको मैं अभी लॉन्च कर देता हूँ यहाँ से। तो मशीन मेरी सेकंड वाली जो मशीन जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो गई है। तो इसका मैं एक बार IP चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा IP, तो इसको मैं मेरे मोबाइल एक्सटेम से अभी एक्सेस करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने पब्लिक IP डाल दिया, और यहाँ पे मुझे उसकी की देनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे उसकी की यहाँ पे दे देता हूँ अभी। तो मेरी की डाउनलोड्स में होगी, ये रही मेरी की, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो भी यहाँ पे वो आ गया है उसका EC2-user
EC2 हाइपन यूज़र। तो मैं आ गया हूँ अभी sudo su, और यहाँ पे मैं रूट में आ चुका हूँ। तो इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, और इसके ऊपर भी मैं मेरा HTTP का पैकेज इंस्टॉल करके लेने वाला हूँ। इंस्टॉल HTTP d-y। ओके, तो मेरा पैकेज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। फिर से एक बार मैं उसी डायरेक्टरी में जाता हूँ, var www.html, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस डायरेक्टरी में हम लोग हमारी एक वेबसाइट यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो गया। ये जो है ये मेरे EC2 यूज़र के अंदर है, तो मुझे जाना पड़ेगा /EC2 रूट के अंदर चला जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी होम डायरेक्टरी रहेगी, तो /home, उसके अंदर मेरा EC2 रहा होगा। तो यहाँ पे वो मेरी फाइल आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ पे अनजिप करके ले लेता हूँ, ठीक है। तो अनजिप, इसको मैं यहाँ पे अनजिप करके ले लिया है, और फिर से एक बार इसको मैं LL करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो SEO टेक ये जो फोल्डर जो है वो अनजिप हो चुका है, और इसके अंदर मैं चला जाऊँगा अभी। SEO टेक यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करके देखा, तो यहाँ पे पूरी ही मेरी ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इस पूरे को ही हम लोगों को कॉपी करके HTML var www HTML के अंदर ये पूरे कंटेंट को हम लोगों को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी और रिकर्सिवली कॉपी कर दो सब कुछ, और कहाँ पे कॉपी करना है, var www HTML के अंदर। ओके, तो अभी मैं चला जाता हूँ var HTML। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग लिस्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये पूरे ही कंटेंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे एक हमारी HTTPD सर्विस जो है सिस्टम ctl start HTTPD HTTPD, इसको हम लोगों ने स्टार्ट करके लिया है। इसको इनेबल भी करके लेंगे हम लोग, इनेबल। और ये जो है अभी इसका हम लोग ए रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। सो आई एम गोइंग टू माई राउट 53। तो मैं राउट 53 में आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे होस्टेड जोन में अभी जो रिकॉर्ड जो यहाँ पे बना के रखा है हम लोगों ने, इस रिकॉर्ड में इसके ए नेम रिकॉर्ड में हम लोगों ने उसका IP दे के रखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिट करके ले लेंगे, ठीक है। एडिट रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो IP है हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन का हम लोग क्या करेंगे, IP वहाँ से ले लेंगे। तो IP है इसका 34.2017692। तो यहाँ पे IP था इसका 34.201। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 34.201.76.92। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव करके लिया है। तो ये स्टेटस बताएगा, अभी पेंडिंग है, थोड़ी देर में ये स्टेटस ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से इसी ब्राउज़र से हम लोग क्या करेंगे, सेम उसका जो ए रिकॉर्ड में जो IP जो है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे उसको डाल देंगे।
तो हम लोगों को यहाँ पे एक पूरी वेबसाइट हम लोगों ने क्या कर दी है, यहाँ पे एक सिंपल सी एक पूरी वेबसाइट यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्च करके देखिए ये इसके सभी बटन्स चल रहे हैं। ये देखिए सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट अस है। दिस इज़ द सैम्पल वेबसाइट। मैंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो यूज़ की थी सेम वही है, कुछ भी नहीं है एज सच इसमें चेंजेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउट 53 में एक सिंपल वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करके ली है। तो देखेंगे हमारे डोमेन नेम से होती है क्या वो एक्सेस। तो हमारे डोमेन नेम से मैं एक दूसरे इसका इनकॉग्निटो मोड में भी इसको एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो ये है हमारी वेबसाइट जो हम लोगों ने अभी हमारे EC2 में लॉन्च की, यानी कि उसका जो वेब सर्वर जो है वो हमारे EC2 में रन कर रहा है। ठीक है, EC2 के एक इंस्टेंस में वहाँ पे रन कर रहा है और उसका ए नेम रिकॉर्ड राउट 53 में हम लोगों ने वहाँ पे मेंटेन करके रखा है। अभी ये जो डोमेन नेम जो है वो GoDaddy पे हमारा रजिस्टर्ड है। तो GoDaddy में हम लोगों ने AWS के नेम सर्वर्स वहाँ पे रखे हैं। सो दिस इज़ द राउट 53 ए रिकॉर्ड कैसे काम होता है। अभी हम लोगों को अगर इसमें और ज़्यादा कुछ करना है तो वी नीड द लोड बैलेंसर। अगर इस वेबसाइट के ऊपर अगर लोड बढ़ेगा तो एक EC2 इंस्टेंस काफ़ी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों को इंस्टेंसेस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी सभी इंस्टेंस को हम लोग IP तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, पब्लिक IP नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या और सॉल्यूशन मिलता है हम लोग वो भी देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय।